हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज फिफ्थ लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का। और लेक्चर 5 में आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हम लोग कोऑर्डिनेशन ही देखे थे, आज भी हम लोग कोऑर्डिनेशन और रेडियस रेशियो देखेंगे। तो जैसा कि पता था कि कोऑर्डिनेशन में 2 लेक्चर आएगा, तो आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, वो सारा सिस्टम हम बात कर लिए हैं। अभी हम आगे बात करते हैं जैसे कि सिंपल क्यूबिक अगर हो जाए, या फिर अगर एफसीसी हो जाए, या फिर अगर बीसीसी हो जाए, तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सेकेंड पार्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना है कि यूनिट सेल क्या होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस यूनिट सेल में आपको 4 क्यूब बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 ऊपर, 5 6 7 8 नीचे। तो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, मतलब ये एक स्फीयर है, ठीक है, बीच में। अब ये 8 क्यूब का कॉमन पॉइंट होता है। 4 क्यूब ऊपर है और 4 क्यूब नीचे है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये सभी में कॉमन आपको मिलेंगे 8 में। अब जो ये सेंटर पर है, तो देखिए ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है कि उसका जो कॉर्नर एटम होता है वो टच कर रहा होता है। तो यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स से ये जो बीच वाला एटम का कॉर्नर है वो उसको क्या करेगा, टच करेगा। साइड में भी ये और ये एटम क्या करेगा, इसको टच करेगा। देखिए यहाँ पर टच करता हुआ इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि अगर आप टच करते हुए आप इसके यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक छोटा सर्किल बना करके उसको वहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। तो ये इससे टच करा, इससे टच करा, लेफ्ट राइट, इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। और ऊपर एक जाएगा ऐसे, जो ये जो कॉर्नर है ऊपर वाले क्यूब का, और एक कॉर्नर है नीचे वाले क्यूब से, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट है, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये वाला एटम किसी सिंपल क्यूबिक में कितने एटम का नियरेस्ट नेबर एटम है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एटम क्या हो रहा है कि एक दूसरे को टच कर रहा है। तो आप कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेकर के अगर आप बात करते हैं तो उसमें 6 एटम आपको टच करता हुआ दिखेगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो हमेशा हमें याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बस यहाँ पर हमें पार्टिकल के अरेंजमेंट को समझना है। तो पार्टिकल में क्या होगा कि बॉडी सेंटर, मतलब कि ये जो एटम है इस पूरे क्यूब के बॉडी के सेंटर पर है। अब ये पूरे क्यूब के बॉडी के सेंटर में है, और आपको पहले से जो फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन का उसमें बताया गया है कि जो कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं वो टच नहीं करते हैं बॉडी सेंटर में, क्योंकि जो बीच में जो एटम होता है उससे टच करता है चारों ऊपर का कॉर्नर और चारों नीचे का कॉर्नर, ठीक है। एक बड़ा सा एटम आप एज्यूम कर सकते हैं जो ऊपर के एटम से भी टच करेगा और नीचे के चारों एटम से टच करेगा, लेकिन मतलब ये जो कॉर्नर्स एटम है आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। तो अगर हम बॉडी के सेंटर को लेकर के बात करें तो इसका नियरेस्ट नेबर एटम, या फिर जो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितना होगा। तो 4 एटम ऊपर से टच कर रहा है, जो हम लाइन ज्वाइन करके आपको दिखा रहे हैं। लाइन ज्वाइनिंग का यहाँ पर मतलब है कि वो एटम उससे टच कर रहा है। तो 4 ऊपर का कॉर्नर्स का एटम इससे टच कर रहा है, और 4 नीचे कॉर्नर का एटम फिर इससे टच कर रहा है। तो टोटल देखा जाए कि 8 एटम इस बॉडी के सेंटर से क्या कर रहा है, टच कर रहा है जो नियरेस्ट नेबर एटम से। मतलब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक में क्या हुआ था, 6 हुआ था। बॉडी सेंटर में कितना आया, 8 आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एफसीसी में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग बनाने का कोशिश किए हैं कि 4 क्यूब ऊपर है और 4 क्यूब नीचे है। आपको एक विजुअलाइजेशन कंप्लीट लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम 3 प्लेन लेंगे, सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो एक प्लेन ये आप देख लीजिए, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रहा है ऐसे, और इसके बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 4 स्क्वायर के बीच में 1 2 3 4, ये क्या कर रहा है, इससे टच कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो एक ऐसे प्लेन है हॉरिजॉन्टल,
जो कि इससे टच कर रहा है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में 4 भाग होगा क्योंकि वो उसके बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल है और वो बिल्कुल उसके बीचों बीच है। तो क्या हो रहा है कि 4 एटम टच करता हुआ दिखेगा जो कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगा। उसी तरह से हम खड़ा है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे होगा और इसी के अलोंग एक प्लेन पास करेगा। तो हर एक प्लेन 4 भाग में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4 भाग में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हर एक पार्ट क्या हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ पर आपको 1 मिनट लेकर के चलते हैं। हम आपके सामने में एक ड्राइंग आपको करेंगे और दिखाएंगे, और ये आपको ज़्यादा क्लियर शो करेगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये पार्ट है, ये 4 भाग में बटा। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में एटम है जो कि हम कंसीडर किए हुए हैं, और यहाँ पर एटम है, फिर यहाँ पर ये फेस है, ये किसी न किसी का फेस होगा। ठीक है, फर्स्ट क्यूब का फेस, सेकेंड क्यूब का फेस, थर्ड क्यूब का फेस और ये फोर्थ क्यूब का फेस। और ये क्या करेगा, इससे ये टच कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया एक फेस। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो आप इस तरह से एक 3 डायमेंशनल, जो अभी हम बताए थे खड़ा होकर के, कि एक बोर्ड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक प्लेन पास करेगा, और यहाँ कॉर्नर पर ये एटम यहीं पर है, यही वो एटम है। मतलब कि जो इसमें दिखा है इसके परपेंडिकुलर हमको देखना है, इसके परपेंडिकुलर। और अब इसमें भी फिर 4 फेस आपको दिख जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 एटम यहाँ टच कर रहा है जो कि बोर्ड के ऐसे प्लेन में है, और बोर्ड के वर्टिकल प्लेन में क्या है, यहाँ पर 4 एटम आपको टच करते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं उसके बाद कि अब हमें हॉरिजॉन्टल लेना है, ऐसे अब हमें हॉरिजॉन्टल लेना है। ये भी क्या होगा, 4 भाग में ऐसे बटा हुआ होगा, क्योंकि 4 क्यूब ऊपर 4 क्यूब नीचे की हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी 4 क्यूब के फेस होंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और चारों क्या कर रहे होंगे, इसको टच कर रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने इसको तोड़ करके बताया है, तीनों प्लेन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों को जब एक साथ इकट्ठा करेंगे तो पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया है कि तीनों को अलग अलग दिखाया है। ठीक है, अब मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तीनों प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर है, और ये सेम एटम है। ये जो देख रहे हैं ना, ये सेम एटम है। तो एक प्लेन में 4 एटम टच कर रहा है, दूसरे प्लेन में 4 एटम टच कर रहा है, तीसरे प्लेन में 4 एटम टच कर रहा है सेम एटम से। तो टोटल कितना एटम टच कर रहा है, तो टोटल जो है 12 एटम टच कर रहा है। तो इसीलिए एफसीसी में कहा जाता है कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 12। ठीक है, अब ये पिक्चर आपके सामने में ड्रॉ किए हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आए। हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमने वहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताया। बस आपको याद क्या रखना है कि सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। बॉडी सेंटर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। और फेस सेंटर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 12 आएगा। तो ये आप याद कर लीजिए कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फेस सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। मतलब सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि एक कॉर्नर होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है टोटल 6 एटम से, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन 6 हो जाता है। जबकि बीसीसी में जो बॉडी के सेंटर में एटम होता है वो ऊपर के चारों कॉर्नर से टच करता है, नीचे के चारों कॉर्नर एटम से टच करता है। तो टोटल जो टचिंग है इसका नियरेस्ट नेबर वो 8 हो जाता है और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा।
और अगर एफसीसी की बात करें तो अभी हम आपके सामने में इसका ड्रॉ करके दिखाए थे, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं, क्या समरी रहा क्लोज पैकिंग का। हम लोग पहले क्लोज पैकिंग का एक समरी देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग एक तरह से जो आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट 1D 2D 3D। अब 1D 2D तो काफ़ी आसान है, सॉलिड के लिए आपको 3D होना पड़ता है क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो 1D और 2D का बात यहाँ नहीं करेंगे, वो बहुत सिंपल होता है। 1D लीनियर होता है, 2D जो होता है प्लेन होता है, जबकि 3D क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्लेन होता है। तो 3D में एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन किए हैं कि 3D जो है, 3D अरेंजमेंट जब आप किसी सिस्टम का लेते हैं तो उसमें आपका एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ का ले लेते हैं। तो 3D दो तरह के पैटर्न से मिलकर के बनता है, एक स्क्वायर क्लोज पैक से और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक से। तो एक बार लिए स्क्वायर क्लोज पैक का बना हुआ 3D और एक बार हम लिए हेक्सागोनल क्लोज पैक का बना हुआ 3D। और हम लोग जो है 2D में पढ़ चुके हैं कि 2D हेक्सागोनल एक होता है और 2D स्क्वायर क्लोज पैक एक होता है। तो प्रीवियस लेक्चर सब आप जरूर देखें। अब स्क्वायर क्लोज पैक जो है ये फिर दो तरह से बनेगा। देखिए, एक बनेगा AAA टाइप, एक बनेगा ABAB टाइप। स्क्वायर क्लोज पैक 2D से हम दो तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक आएगा AAA टाइप, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब उसमें जो आएगा सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा, जो होगा AAA टाइप। उसी में कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग 6 देख रहे थे। और एक होगा स्क्वायर क्लोज पैक से ही ABAB टाइप, मतलब कि उसका जो एटम का अलाइनमेंट है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, एटम के सामने एटम नहीं होगा, उसमें एक लेयर A होगा तो दूसरा लेयर B होगा स्क्वायर क्लोज पैक, लेकिन एक A लेयर होगा एक B लेयर होगा। तो उसको हम ABAB बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 आ जाता है। और अभी अभी आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जिस किसी भी यूनिट सेल में आएगा वो कौन सा यूनिट सेल होगा, BCC यूनिट सेल होगा। अब इसीलिए इसका यूनिट सेल क्या हो जाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अभी ये जो आपने देखा ये स्क्वायर क्लोज पैक का बना हुआ आप 3D देखा। अब देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक का बना हुआ 3D। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक में भी दो तरह का सिस्टम बन सकता है। देखिए, एक बनेगा ABAB टाइप और एक बनेगा ABC टाइप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि ये एक जैसा है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं है। देखिए यहाँ ABAB टाइप जो आप देख रहे हैं, ये ABAB टाइप ये है क्या, ये स्क्वायर क्लोज का ABAB टाइप है, जबकि ये है हेक्सागोनल टाइप का ABAB। ठीक है, ये ABAB जो पैटर्न है ये स्क्वायर क्लोज पैक का है, जबकि ये ABAB टाइप जो है वो हेक्सागोनल का है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो स्क्वायर क्लोज पैक का जो ABAB होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 अगर दिखाया, मतलब ये बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल से बनेगा। और अगर ABAB टाइप अगर आपको दिखा रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अगर 12 हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये FCC यूनिट सेल से बनेगा। इसके जो यूनिट सेल होंगे वो फेस सेंटर्ड होंगे, जबकि इसके जो यूनिट सेल होंगे वो बॉडी सेंटर होंगे। तो अब चलिए, हम हेक्सागोनल में बात कर रहे थे कि हेक्सागोनल दो टाइप का हो गया, एक ABAB टाइप का और एक ABC टाइप का। हालांकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। दोनों में जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, FCC आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ये 2D हेक्सागोनल पैक से बना हुआ है, जबकि इधर का ये जो देख रहे हैं ये 2D स्क्वायर क्लोज पैक का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करें। काफी अब हमें चूंकि एक क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करें। इन ए क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन। मतलब कि जो एट लैटिस पॉइंट है, क्वेश्चन को खाली समझना है। एट लैटिस पॉइंट क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा। लैटिस पॉइंट क्या रहेगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब कि O2- ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। 1/5। अब क्यूबिक पैक का मतलब क्या हो गया, FCC में हमको देख लेना है। 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाई X2+। अब X2+ जो होगा वो है 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन है, Y3+। अब जो
Y3+ है वह है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इन ए क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड एंड दिस और X2+ का और Y2+ का, देन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी। अब चूंकि क्यूबिक क्लोज पैक दिया हुआ है मतलब सॉलिड अरेंज्ड इन, जो सॉलिड है वो अरेंज्ड हो रहा है FCC अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब FCC में नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल आपको पता है, नंबर ऑफ एटम जो होगा वो क्या होगा 4। तो आप खुद देखिए कि O2- कितना होगा 4, ठीक है। और X2+ ये क्या है 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/5 ऑफ। अब सोचिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, जितना रैंक ऑफ यूनिट सेल होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उसका 2 गुना क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो 4 है इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो 8 ये टेट्राहेड्रल तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 8/5। उसी तरह से Y3+ अगर हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये है हाफ ऑफ, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना कि नंबर ऑफ एटम होता है उसमें, तो 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2। तो जब आप रेशियो निकालिएगा X2+ उसके बाद Y3+ और O2-, जब इसका रेशियो निकालिएगा तो X का कितना है 8/5, उसके बाद Y का देख लीजिए कितना है 2 है, उसके बाद 4 है। तो पहले तो आप इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा 4/5:1:2। हम इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको रेशनल नहीं रहना चाहिए तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4:5:10। तो फॉर्मूला हो जाएगा X4 Y5 O10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। मतलब X हो गया 4, Y हो गया 5, O हो गया 10। तो रेशियो को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस रेशियो, देखिए रेडियस रेशियो क्या है, थोड़ा समझना है इसको। आप जब अरेंजमेंट करते हैं तो बीच में एक वॉइड बनता है, तो उसमें हम कितना स्मॉलेस्ट रेडियस का एक और स्फीयर उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 3 एटम को इस तरह से अरेंज किए, तो बीच में एक वॉइड बना। अब उस वॉइड में मैक्सिमम रेडियस का जो पॉसिबल हो सकता है एक स्फीयर हम इसमें डाल दिए। मान लीजिए कि बड़ा वाला का रेडियस अगर कैपिटल R है, तो छोटे वाले स्फीयर जो कि वॉइड में फिट बैठा है उसका रेडियस स्मॉल r अगर होता है, तो हम रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम बाय रेडियस ऑफ बिगर एटम इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर है न्यूमरेटर में है और बिगर वैल्यू कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या होगा लेस देन 1, यानी कि ये इसका रेडियस रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ के देखिए, डिफाइन किए हैं कि एज वी नो स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई वॉइड व्हाइल बिगर आयन ऑक्यूपाई लैटिस साइड। द रेशियो रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन टू बिगर आयन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब कोई केस ऐसा होगा जहां पर वैसे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो नहीं होता है, लगभग उसके अप्रोच करने लगता है। अब स्मॉल r बाई कैपिटल R को क्या बोले रेडियस रेशियो, R प्लस बाई R माइनस बाई रेडियस। अब चूंकि R प्लस मतलब क्या कैटायन का रेडियस बाई एनायन का रेडियस। अगर देखा जाए तो ये जो रेडियस रेशियो है ना, ये आयनिक कंपाउंड के लिए ही वैलिड होता है। तो हम एक और तरीका से इसको डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है, तो रेडियस रेशियो हमको समझाना था वॉइड का रेशियो बाई एटम का रेशियो रेडियस का, उसी को क्या बोलेंगे रेडियस रेशियो। और इसको रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीका से किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि रेडियस रेशियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे रेडियस रेशियो अप्लीकेबल फॉर आयोनिक कंपाउंड्स ओनली।
रेडियस रेशियो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? जहाँ पर जो हमारा सॉलिड का टाइप है वो आयोनिक टाइप का सॉलिड है, वहाँ पर जहाँ पर केटायन होते हैं, जहाँ पर एनायन होते हैं, वहाँ पर केटायन का रेडियस छोटा होता है, एनायन का रेडियस बड़ा होता है। इफ रेडियस ऑफ केटायन इंक्रीजेज देन रेडियस रेशियो ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सा बात है, अगर न्यूमरेटर वैल्यू अगर बढ़ेगा तो पूरा ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ने लगेगा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म से आप रिलेट कर सकते हैं। तो रेडियस रेशियो इंक्रीज करता है अगर कब? जब केटायन का रेडियस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आरसी मतलब रेडियस ऑफ केटायन, एरो अपवर्ड माने कि इंक्रीज करेगा, रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा। रेडियस ऑफ एनायन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ केटायन। सिंपल सा बात है, ये ऐसे तो होता ही है कि नेगेटिव चार्ज का रेडियस क्या होता है? ज्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज का रेडियस क्या होता है? कम होता है। इफ रेडियस रेशियो इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब ऐसा लैटिस सिस्टम का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है जिसका कि रेडियस रेशियो का वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्लोज पैकिंग ज्यादा होता है। रेडियस रेशियो इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो इंक्रीजेज। रेडियस रेशियो बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। सिंपल सा बात है, छोटा एटम के साइड में थोड़ा ही एटम रह पाएंगे, जैसे जैसे उस एटम का साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उसके चारों तरफ एटम का संख्या बढ़ेगा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखे रेडियस रेशियो बढ़ा कब? जब केटायन का रेडियस बढ़ा तो उससे में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा, और वैसे में लैटिस का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो यहाँ पर उससे रिलेटेड है। केटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्फीयर एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। केटायन और एनायन स्फेरिकल होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं, और सभी एक दूसरे को टच करते हुए होना चाहिए। दूसरा है केटायन मस्ट सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। मतलब केटायन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनायन के कांटेक्ट में रहे, और वाइस वर्सा का मतलब कि एनायन को भी ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केटायन के कांटेक्ट में रहे स्टेबिलिटी के लिए। और तीसरा, एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन। मतलब कि सीधा सा बात है कि अगर सेम चार्ज में तो अट्रैक्शन हो नहीं सकता है, वो रिपल्सन करने लगेगा तो टच करने का बात नहीं है, तो वैसे में लैटिस अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए एनायन एनायन को टच नहीं करना चाहिए, केटायन केटायन को टच नहीं करना चाहिए। मतलब सेम चार्ज के बीच में जो टचिंग है वो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक पूरा होल, जैसे कि एक तो होता है कि आप डिराइव करते हैं किसी सिस्टम को, कि ड्राइव करके बताते हैं कि देखिए इसका यहाँ है, लेकिन उससे आपका कोई काम नहीं, उसका कोई लेना देना आपका नहीं है। आपको जो एग्जाम्स हैं जो भी हैं उसमें आपको रिजल्ट पर सवाल पूछे जाते हैं। तो रेडियस रेशियो का पूरा एक चार्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि रेडियस रेशियो इस कॉलम में है, इसमें है जो डेसिमल रेशियो। अगर आप चाहें तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको रेशियो को, और कौन से डायमेंशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, एग्जाम्पल कौन सा होगा, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। 0 से लेकर 0.155 अगर रेडियस रेशियो किसी का आता है तो उसमें डेसिमल का ऐसा कुछ वैल्यू नहीं आया है, 1D में वो हो जाता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है वो, ध्यान रखिएगा। 0.155 से छोटा अगर रेडियस रेशियो है मतलब कि वो लीनियर है। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। लीनियर में तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग देख चुके हैं कि 2 होता है। LICL इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, 0.155 से 0.225, तो ज़्यादातर टेबल यहाँ से दिया रहता है कि 0.155 से 0.225 तक में अगर, तो देखिए यहाँ पर 0.225 है, यहाँ भी है, मतलब यहाँ पर 0.225 से थोड़ा पहले रहेंगे। आज यहाँ जो है ना नीचे वाले में 0.225 है तो वो वहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा। तो अगर 0.155 से 0.225 तक अगर है तो इसमें रेडियस रेशियो स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 माइनस 1। ठीक है, 2/√3 माइनस 1, और ये 2D में होता है। ये क्या होता है? 2D में होता है, और उसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा? ट्राइगोनल। उसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। अब ट्राइगोनल है तो 3 ही होगा। एग्जाम्पल याद रखना है B2O3। उसी तरह से 0.225 से 0.414 तक अगर हम लोग पहुंचते हैं तब उसका ये वैल्यू होता है रेडियस रेशियो का √3 माइनस √2/√2, यानी कि इसको हम लिख सकते थे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके √3/√2 माइनस 1, √3/√2 माइनस 1 भी हम लिख सकते थे। ये 3D में चला जाएगा। ये जो अरेंजमेंट आएगा 0.225 से 0.414 ये चला जाता है 3D में, मतलब कि जैसा कि टेट्राहेड्रल हो गया। तो टेट्राहेड्रल तो एक प्लेन में होता नहीं है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर टेट्रा है तो 4, यहाँ स्क्वायर है तो भी 4,
ZnS जो है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होता है। उसी तरह से अगर 0.414 से 0.732 तक में है तो इसका रेडियस रेशियो होता है √2 - 1। ये भी 3D में होता है, मतलब इसके बाद मतलब सिर्फ ये वैल्यू 1D में है और ये वैल्यू 2D, बाकी सब 3D में है। अब स्क्वायर अरेंजमेंट आता है, इसका कोऑर्डिनेशन 4 होता है, एग्जांपल CuCl, CuBr, CuI, HgS। तो थोड़ा सा याद रखना है इसको। अब 0.732 से लेकर के और 1 तक के बीच में, मतलब 1 पर नहीं जाना है, 1 से पहले आना है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये वैल्यू 3D में जाएगा है बिल्कुल। अच्छा, इसका भी वैल्यू √2 - 1 होगा। ऑक्टाहेड्रॉन होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, मतलब 6 एटम से घिरा हुआ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड इसके एग्जाम्पल्स होंगे। अगर 0.73 से 1 तक में अगर हम हैं, तब फिर रेडियस रेशियो जो है थोड़ा सा बढ़ता है √3 - 1। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन नहीं होता है, अब ये क्यूबिक में चला जाता है। तो ऑक्टाहेड्रॉन में 6 एटम से घिरा हुआ होता है, जबकि क्यूबिक में 8 एटम से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्यूबिक इसलिए 8 एटम से घिरा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। अब जैसे CSI, CSBr, अमोनियम ब्रोमाइड, ये सब एग्जाम्पल इसके होंगे। और अगर ये रेडियस रेशियो अगर पूरा 1 हो जाता है, हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, अगर 1 पर पहुंचता है, अप्रोच करता है, तो वही CCP या फिर जो HCP आप पढ़ते हैं वो होता है, जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने लगता है 12 होने लगता है। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो का ये एक टेबल है, ये चार्ट को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या बताया आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, जो सेकंड पार्ट था। सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। उसके बाद हम रेडियस रेशियो पर हमने चर्चा किया। रेडियस रेशियो क्या है, स्मॉलेस्ट रेशियो बाय बिगर रेशियो रेडियस का। तो उसको हम रेशियो जब निकालते हैं तो वो बिल्कुल 1 से कम होता है, 1 से छोटा होता है, उसको हम रेडियस रेशियो कहते हैं। और रेडियस रेशियो के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अभी एक टेबल दिया हुआ था, उस हिसाब से हम लोग को वो चार्ट याद रखना है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे अगला लेक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। थैंक यू।